दर्शकों, हम हर रोज आपसे जुड़ते हैं सुबह 11:05 बजे और इसी एपिसोड का आप रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं शाम के 7 बजे और रात के 12 बजे। और जैसे हम हर दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास बातों के साथ और उससे पहले हम लेकर आते हैं सुविचार। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज भी सुविचार की ओर। अक्सर वो बातें जो हमारे सबसे करीब होती है उन्हीं को हम नहीं देख पाते, इसीलिए हमेशा उसकी अहमियत को सही वक्त रहते समझें। और बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बातें अमूमन हमारे आसपास होती है, हमारे सामने ही होती है, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और इसको फॉर ग्रांटेड हम लोग कह सकते हैं कि ले लेते हैं। तो इसलिए हर छोटी और अहम बात का आप ध्यान रखें और उसको अहमियत जरूर दें और इसी तरीके से आगे बढ़े तो देखिए जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होगा। और इसी बात के साथ अब आइए इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं और बता देते हैं कि फिर क्या कुछ हुआ था खास। बढ़ चलते हैं तारीख का इतिहास की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर में आज के दिन यानी 1492 को हुआ था क्या। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी अन्वेषक जो थे वो बहामा में वॉटलिंग द्वीप को उन्होंने देखा था और उनका मानना है कि इन्होंने एशिया की खोज की और भारत के लिए एक पश्चिमी सागर मार्ग खोजने का प्रयास कर रहे थे। तो ये आज ही के दिन हुआ था 1492 में। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 1823 की और वो स्कॉटलैंड के चार्ल्स मैकिन्टॉश दुनिया का पहला रेनकोट व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत इन्होंने किया था और वो आज ही के दिन हुआ था। यानी कि रेनकोट की जो सेल हुई थी वो आज ही के दिन से शुरू हुई थी। बहुत ही जरूरी और बहुत ही कारगर कोशिश। इसी के साथ साथ 1901 की अगर बात करें तो थियोडोर रूजवेल्ट ने एग्जीक्यूटिव मैंशन का नाम बदलकर व्हाइट हाउस रखा था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था। और आज भी व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल जो एरिया है वो जाना जाता है अपने काम के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट हाउस का नाम आज ही के दिन आया था। इसी के साथ साथ 1968 की अगर बात करते हैं तो मेक्सिको सिटी मेक्सिको में 19वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, आज हम जन्मदिन भी मना रहे हैं बहुत खास लोगों का। तो अगर आप अपना बर्थडे आज के दिन मना रहे हैं तो आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं सन 1935 में जन्मे शिवराज पाटिल जी के साथ। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और वो पूर्व में पंजाब के राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रह चुके हैं। इन्हीं के साथ साथ हम बर्थडे मना रहे हैं 1968 में जन्मे ह्यू जैकमैन का। और ह्यू जैकमैन एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है और निर्माता है जो फिल्म, संगीत, थिएटर और टीवी से जुड़े हुए हैं। अगर इनकी प्रशंसा की बात करें तो बहुत सारी बातें इनसे खास जुड़ी हुई हैं। ये एक रोल है वुल्वरीन, उनके नाम से बहुत फेमस है और सिर्फ वुल्वरीन ही नहीं बल्कि इनको बड़ी फिल्मों में अपनी भूमिकाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काबिलियत के साथ जो कहते हैं कि अपना एक अलग मुकाम बनाना होता है, इन्होंने सेट किया है। तो ह्यू जैकमैन का आज हम बर्थडे मना रहे हैं और अगर आप भी अपना बर्थडे आज के दिन मना रहे हैं सबके साथ तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। और बर्थडेज में हमेशा कहता हूँ कि खास होते हैं और वो हर एक पल जिसकी मैंने बात करी थी शुरुआत में सुविचार में कि आपके आसपास ही होते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। तो बर्थडेज भी एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो आप अक्सर कहते हैं कि चलिए बर्थडे तो आता ही है लेकिन उसका सेलिब्रेशन छोटा हो जाता है। तो आपकी बात छोटा मत करिएगा, आप अगर बर्थडे मना रहे हैं तो अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। और इसी बात के साथ अब बढ़ चलते हैं आगे और ले चलते हैं आपको आज की बात की ओर।
सेवोत्तम मॉडल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें इसमें खास निकल के आएंगी, जिस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट श्री राजेश मेहतानी जी, और ये एडिशनल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोले यूपी में। थैंक यू। इन्हीं के साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे कलाकार साथियों का यहाँ पे। सबसे पहले मैं आज की सिंगर यानी गायिका वैष्णवी द्विवेदी जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और वैष्णवी जी के साथ यहाँ पे हारमोनियम पर संगीतकर्ता के रूप में मौजूद है अजेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ तबला पर संगीतकर्ता के रूप में मौजूद है रवि मैसी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बोले यूपी में। और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं लाइव, क्योंकि हमारी ये लाइव इंफोटेनमेंट मैगजीन है, तो इसीलिए हमारे फोन नंबर जल्द से नोट कर लीजिए, जो है 0522220556, इसी के साथ साथ 052222888698, और हमारा टोल फ्री नंबर भी मौजूद है, जो है 1800-180-5233। तो इन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। तो सर, अब बात करते हैं सेवोत्तम मॉडल की, और ये एक मॉडल तो है ही, लेकिन सबसे पहले जो सेवोत्तम शब्द है उसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे कि सेवोत्तम से क्या हम समझते हैं। ये देखिए, जो सेवोत्तम शब्द है ये हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, सेवा प्लस उत्तम, अर्थात लोक सेवाओं में उत्कृष्टता लाया जाना ही सेवोत्तम, ये अर्थ है इसका। और सेवोत्तम का तो अर्थ हमने जान लिया, और सेवोत्तम मॉडल की जहाँ आज की बात आती है, अगर इसकी बात करते हैं तो मूल उद्देश्य क्या है, सेवोत्तम मॉडल क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए। सेवोत्तम एक ऐसा मॉडल है जिसमें भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को ये कमिटमेंट दिया है, उनका ये प्रयास है कि हम जो सेवाएं नागरिकों को देंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी की होंगी। ये भारत सरकार ने अपने नागरिकों को भरोसा दिलाया है इस मॉडल के माध्यम से। वास्तव में इस मॉडल के 3 घटक हैं। पहला है सिटीजन चार्टर, दूसरा लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया, और तीसरा लोक सेवाओं में उत्कृष्टता लाए जाने हेतु क्षमता संवर्धन अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इन तीनों घटकों पर ये मॉडल आधारित है। तो इन घटकों की हमने बात करी, तो आपने बात करी थी एक इम्पोर्टेंट, अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, किसी भी मॉडल के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसको अगर अप्लाई किया जाए, यानी कि इसको अगर लाया जाएगा क्रियान्वयन योजना के तहत लाया जाएगा, तो किसी और योजना के तहत इसको लाया जाएगा, या फिर इसका अलग ही अपना उत्थान है, या फिर अलग ही अपनी जगह है? नहीं, ये एक जेनरिक स्टैंडर्ड है। पहले मैं इसकी उत्पत्ति आपको बता दूं, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग उसने अब तक अपनी 15 रिपोर्टें सौंपी हैं। उसकी 12वीं रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि जैसे ISO एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसी प्रकार से भारतवासी और भारत की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय मानक बनाया जाए, जिसमें लोक सेवाओं के न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिया जाए, और जो भी विभाग या संस्थाएं जनता से सीधे जुड़े हैं वहां इस मानक को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक बना दिया, जिस मानक का नाम है IS 15700, अर्थात IS 15700। इस मानक को ही सेवोत्तम मॉडल कहा गया। तो चलिए सर, हम जानेंगे इस मॉडल के बारे में, और भी खास बात है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे पहले कॉलर मौजूद है धन स्वरूप मिश्रा जी, हमारे साथ हैं जुड़े हुए। हेलो जी। देखिए, ये योजना विभागों के लिए है। वो विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। ये योजना विभाग के लिए, उस विभाग में योजनाएं तो पूरे देश में लागू होती है, ग्रामीण शहरी दोनों बात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा, और ये शहरी क्षेत्रों में भी लाभ इसका मिल सकता है। तो शुरुआती दौर जो होता है, जिसकी आप बात कर रहे थे, उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके बाद जब एप्लीकेशन का मोड आता है, जो मेरे कहने का मतलब यही था कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं, वो उसकी प्रक्रिया क्या? उसकी प्रक्रिया ये है कि इसमें, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि इसके 3 घटक हैं। पहला घटक जो है वो है सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर एक कमिटमेंट है कि हम किसी भी विभाग के लिए कि हम ये सेवाएं आपको प्रदान करते हैं, और इनके मानक ये होंगे। सामान्य रूप से मानक समय मानक नहीं लिए जाते हैं। तो पहला तो सिटीजन चार्टर है, हम नागरिकों को ये बताते हैं कि ये हमारी सेवाएं हैं, उससे तो पारदर्शिता आती, दूसरे जवाबदेही होती, और रिस्पॉन्सिवनेस आती, तो जिससे कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता। तो पहला तो सिटीजन चार्टर। और सिटीजन चार्टर में जो सेवाएं दी, अगर
उस समय मानक में नागरिक को सेवाएं न मिले, तो उसके लिए दूसरा घटक है लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया। और तीसरा घटक है ये जो दोनों प्रथम घटक है सिटीजन चार्टर और लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया, इसमें क्षमता संवर्धन के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है वो तीसरे घटक में करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग। जी। तो चलिए इन तीनों की बात अपने खास घटकों के बारे में जानी, और सिटीजन चार्टर की जहां बात हुई है उसके बारे में हम आगे जानते रहेंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं अपने कलाकार साथियों की ओर, क्योंकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का समन्वय है बोले यूपी। तो अब बोले यूपी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा सबसे पहले वैष्णवी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत, संगीत के सफर की शुरुआत कब आपने करी, और उसके बाद कैसा रहा आपका सफर, और आज की पहली प्रस्तुति आपकी क्या होगी? मेरा संगीत का करियर जो था वो बचपन से ही शुरू हुआ। मैंने अपना पहला कंपटीशन क्लास 3rd में जीता था, और उसके बाद ही से मुझे लगा कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद से मैंने 2 साल अभी लगातार क्लासिकल ट्रेनिंग ली। उसके बाद से मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा गैप आया बीच में, लेकिन मैंने उस चीज़ को अपने साथ रखा, बरकरार रखा। और अभी कुछ दिनों पहले रेडियो सिटी में एक सुपर सिंगर नाम का कंपटीशन होता है जिसमें मैंने 3rd प्लेस हासिल की काफ़ी लोगों की भीड़ में। और क्लासिकल ट्रेनिंग अभी लेने की मेरी कोशिश जारी है, और मेरा पहला गाना होगा फासले ऐसे भी होंगे। ये गज़ल है जो कि मेरे गुरु जी अजैन सर ने खुद कंपोज की हुई है, तो मैं पहले वो सुनाऊंगी आपसे। हम सब सुनना चाहेंगे। शिकायत
खूबसूरत गजल, पास में ऐसे भी होंगे, और इस खूबसूरत नज्म के साथ शुरुआत हो ही चुकी है। और इस बात के साथ हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ खास बातें हम जरूर लेकर आते हैं बोले यूपी में। और जब खासियत की बात करते हैं तो एक और बहुत ही खास सेगमेंट हमारा होता है जिसका नाम झलक यूपी है। तो आज झलक यूपी में हम बात करेंगे बांदा की, जो एक नीलकंठ मंदिर है। तो बांदा में नीलकंठ मंदिर की झलक देख लेते हैं, झलक यूपी में। कालीचरण के नाम के अनुकूल यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पुरातत्वविद इसके गर्भगृह को गुप्त काली और मंडप को चंदेल काली मानते हैं। यह मंदिर दुर्ग के पश्चिमी भाग में स्थित है और गर्भगृह के द्वार स्तंभ पर लताओं और गंगा यमुनी नदी देवियों का अंकन किया गया है। यहाँ विशाल एक मुखी शिवलिंग है जिनका मुंह खुला हुआ सा प्रतीत होता है। श्रद्धालु और कई व्याख्याएं हुई हैं। प्रतिमा की गर्दन अनुभव कर इसे पसीने का भगवान जब यहाँ शिव पुराण ये भागवत में बताते हैं कि भगवान जब जैन पान किया है, इनको शांति नहीं मिल रही थी तो चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे, तो यहाँ कालिंजा पर्वत पे आए हैं नीलकंठ, यहाँ पे उनको शांति मिली है, तब से उनका नीलकंठ नाम पड़ा। उनके गले से हमेशा ही जल निकलता है। मास की उपाधि में भी आइए, उनके गले से जल का रिसाव 12 महीने रहता है। जाने क्या खाए? 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। ये चावल का माड़ा है, दाल का पानी, ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुझे ऐसे बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए? यही सब। पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाए, पेट पूजा की घड़ी आए। कैसी हैं आप? भाभी, ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म है। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़े कैसे? 011 22 901 701 मिस कॉल में और तंबाकू की आदत छोड़ने में अपनों की मदद करें। आप देख रहे हैं अपना लाइव फेवरेट इंफोटेनमेंट मैगजीन प्रोग्राम बोले यूपी अपने दोस्त शिवाशीष के साथ। और अभी जाने से पहले हमने देखा कि कैसे करके नीलकंठ मंदिर जो बांदा में स्थित है, वो उसकी झलक हमने देखी झलक यूपी में। और क्या कुछ बातें खास होती है इसी छोटी सी झलक में हमको पता चल जाता है। और जब हम आज की बात करते हैं तो बहुत ही यूनिक सा एक टॉपिक है हमारा, सेवोत्तम मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो सर, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा सेवोत्तम मॉडल के बारे में। हमने एक बहुत ही खास बात जानी थी, जो मैंने कहा भी था कि सिटीजन चार्टर की आपने बात करी थी। जी। तो सिटीजन चार्टर पहले भी आ चुका है जी। और तब से लेके अब तक अगर उसमें संशोधन भी हुए हैं तो किस तरीके से ये संशोधित होके अलग तरीके से हमारे सामने आया है? जी, देखिए सिटीजन चार्टर पहले भी 90 के दशक में आए थे जी, 1997 के आसपास। उस सिटीजन चार्टर में और इस सिटीजन चार्टर में थोड़ा सा अंतर है। उसमें बेहतरी के लिए प्रयास किया गया इस मानक में। अब मानक में निर्धारित है कि सिटीजन चार्टर बनेगा कैसे।
वास्तव में जो पहले हमने सिटीजन चार्टर बनाए थे उसमें हमने नागरिकों की राय नहीं ली थी। अपने नागरिकों को जिनको हम सेवा देते हैं उनसे हमने ये नहीं पूछा था कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। तो अब इस बात का ध्यान रखा गया है और मानक में ये व्यवस्था की गई है और उसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम है सिटीजन चार्टर प्रोग्राम। जी, और सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप नागरिकों का ध्यान रख रहे हैं इसके अंदर। हमारे साथ भी हमारे एक नागरिक जुड़ चुके हैं, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी लाइव। हेलो हेलो। जी श्री कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बोले यूपी में। श्री कृष्ण जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए ये मानक जो है वो राष्ट्रीय मानक है और भारत सरकार ने ये कहा है कि भारत सरकार के वो संस्थान जो जनता से सीधे जुड़े हैं, इसके अलावा सभी राज्यों की वो संस्थाएं, वो विभाग जो जनता से सीधे जुड़े हैं अनिवार्य रूप से इसे लागू करें। जी, उत्तर प्रदेश की एक संस्था का इन्होंने नाम लिया, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद। जी, वास्तव में उत्तर प्रदेश में यही एक संस्था है जो अब तक इस मानक को उसने ठीक से लागू किया। और भी कई संस्थाएं हैं जो प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में ये मानक लागू हो चुका है और उनके तीनों घटक अपना काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। सिटीजन चार्टर वहाँ लागू है और जो दूसरा घटक है लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया भली प्रकार से वहाँ काम कर रही है और जो तीसरा घटक है जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाला, वो भी वहाँ ठीक से लागू कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में सेवोत्तम पूर्णतया लागू है, जैसा कि इनका प्रश्न था, वहाँ पूर्णतया लागू है और ये उसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल जी, तो हम सब इसका लाभ ले सकते हैं, कहीं ना कहीं इससे जुड़ सकते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए और भी बातें खास जानेंगे। फिलहाल एक और बहुत ही खास बात है जो सिटीजन चार्टर से ही जुड़ी हुई है जी, और वो है लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया जी। और इसके बारे में बहुत विस्तार रूप से तो हम जानेंगे, लेकिन एक मूल रूप से अगर इसका एक जो इंट्रोडक्शन होता है वो कर दिया जाए तो वो क्या होगा? देखिए, जो पूर्व सिटीजन चार्टर था 1997 में, उसमें जो हमने अपने कार्यालय के बाहर सेवाएं लगाई, प्रक्रिया भी बना दी गई कि यदि सेवाएं निर्धारित समय मानक में नागरिक को नहीं मिलती हैं तो प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है उसी को लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया कहा गया। अब मानक में ये कहा गया है कि ये लोक शिकायत समाधान प्रक्रिया बहुस्तरीय होगी। मुख्य रूप से तीन बातें देखनी है कि यदि नागरिक को शिकायत है तो नागरिक कहाँ जाए। ऐसा तो नहीं है कि नागरिक कार्यालयों में जाकर इधर उधर भटकता रहे, तो एक निश्चित स्थान होगा, नागरिक वहीं जाएगा और शिकायत वहीं देगा, जिसे कहा गया IFC अंग्रेजी में, यानी इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, या हिंदी में सूचना एवं सुविधा पटल। तो नागरिक वहीं जाएगा, वहां अपनी शिकायत देगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, जब शिकायत दे दी तो फिर आगे उसका समाधान कैसे होगा, वो भी मानक में प्रक्रिया निर्धारित है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। उसमें ये कहा गया है कि उस विभाग में जितने भी कार्यालय होंगे, प्रत्येक कार्यालय में एक जन शिकायत अधिकारी की तैनाती अनिवार्य रूप से करनी होगी। तो प्रत्येक कार्यालय जो भी सेवोत्तम से आच्छादित है, वहाँ एक जन शिकायत अधिकारी तैनात है। यदि नागरिक को शिकायत है, उसको निर्धारित समय में सेवा नहीं मिली है, तो वो उस कार्यालय के जन शिकायत अधिकारी को अपनी शिकायत दे सकता है जी। तो ये बहुत ही खास बात है हमने जानी। खास बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो चलिए अब आज के शब्द हम आप तक पहुंचा देते हैं, जो है आरंभ, जिसको हम अगर उर्दू में कहें तो कहेंगे आगाज, जिसमें ग और ज पर नुक्ता था, और इंग्लिश में
कहेंगे स्टार्ट। और अगर एक वाक्य में इसको पिरो कर देखना चाहें तो हम बहुत अच्छे से इसको कह सकते हैं कि आरंभ हो या आगाज हो खास तो सफर अपने आप सुहाना होता है, और उसके बाद अगर उम्मीद और हौसला हो तो फिर सफर का कभी अंत नहीं होता है। तो इसी बात के साथ हम भी इस सफर की शुरुआत हर रोज आपके साथ करते हैं। बोली यूपी का ये सफर आपके साथ के बिना अधूरा है। तो चलिए इस सफर को अब भी जारी रखते हैं, और एक बार फिर से मैं अपने कलाकार साथियों से जुड़ना चाहूंगा यहाँ पे, और गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अगली प्रस्तुति पेश करें।